नमस्कार, आप देख रहे हैं असम इनसाइट और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो आज सलमान खान और नरेंद्र मोदी साथ साथ थे और इनकी मुलाकात के क्या मायने थे, आज हम आपको बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। एक तरफ बॉलीवुड का सुपरस्टार तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल जगत का एक सुपरस्टार नरेंद्र मोदी और सलमान खान। जी हां, मौका था मकर संक्रांति का, पतंग उत्सव का। सलमान खान अपनी फिल्म जय हो का प्रमोशन करने पहुंचे गुजरात और उसके बाद आज उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ लंच भी किया और उसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ आज वहां पर उन्होंने लंच किया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पतंग उड़ाई और इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुड मैन कहा। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, पीएम पद के लिए प्रचार करेंगे, तो सलमान खान इस बात को टाल गए, मगर एक बात तो जरूर कह गए कि नरेंद्र मोदी एक गुड मैन है और उन्होंने गुजरात में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। शायद ये बात विपक्षियों को चुभ जाइए। देश के दो दिग्गज एक मंच पर, मौका भी दो त्योहारों का, मकर संक्रांति और ईद मिलादुन्नबी का। अवसर भी था, मौसम भी था और दर्शकों की मांग भी थी। जय हो। हम बात अहमदाबाद के उस मौके की कर रहे हैं जब भारत की राजनीति में इस समय सबसे चर्चित चेहरे नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के सुपरस्टार, कंट्रोवर्शियल पर सबसे अधिक लोकप्रिय स्टार सलमान खान एक साथ नजर आए। इस समय आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं, पर सबकी निगाहें मोदी और सलमान पर ही थीं। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मोदी को मीडिया में उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, जिसको लेकर उन्होंने गोवा में मीडिया पर भी निशाना साधा था। चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। पर एक बार फिर मोदी ने अपनी स्थिति संभाली और माया नगरी के सबसे चर्चित चेहरे के साथ वो नजर आए। मोदी अपनी स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं। अब सलमान खान के साथ ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नरेंद्र मोदी का साथ आना काफी कुछ बयां कर रहा है। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने सभी धर्मों के लोगों को उनके त्योहारों की बधाइयां भी दी। बिहू का पर्व मनाया जाता है। मैं आसाम के सभी भाइयों बहनों को बिहू के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज तमिलनाडु में पोंगल का पर्व है। मैं तमिलनाडु के भाइयों बहनों को वणक्कम के साथ पोंगल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे देश में ईद ए मिलाद का भी उत्सव मनाया जा रहा है। मैं उन सभी भाइयों बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक प्रकार से आज का मकर संक्रांति का पर्व चतुर्रंगी पर्व बना है, सबको उमंग और उत्साह से जोड़ने वाला पर्व बना है। मेरी मकर संक्रांति के पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सलमान के प्रशंसक सारे देश में है। गुजरात में फिल्मों का जबरदस्त क्रेज है। ऐसे में सलमान को अपनी फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद विद मोदी में अपार संभावनाएं भी नजर आईं। वो मोदी साहब को मिलेगा। जैसा कि वो जानते थे कि मोदी के साथ नजर आएंगे तो बातें रुकेंगी नहीं, बढ़ती चली जाएंगी। और शायद सलमान भी कुछ ऐसा ही सोच कर आए थे। यदि नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों ने एक बार भी उनकी फिल्म देख ली तो पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सलमान से जब पूछा गया कि क्या वो पीएम पद के लिए मोदी को सपोर्ट करेंगे, तो सलमान इस सवाल को बहुत चालाकी से टाल गए। इस दौरान कई बार उनसे मोदी के बारे में पूछा गया, तो बस सलमान ने सब कुछ ऊपर वाले पर कि नरेंद्र मोदी इस देश का क्या बनना चाहिए। इसलिए कि ऐसे शख्स जो लोग इस देश का हीरो बनने का दावा करते हैं और पैसे लेके स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, जिसने अपना बेटा खोया, अपनी माँ खोया,
अपनी इज्जत और आबरू खोई, उनसे जाके मिलो, फिर पता चलेगा सलमान खान। सर, सलमान खान ने ये भी कहा कि कोई कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी जी को उनकी तकदीर उनकी बुलंदियों को लेके चले। अगर सलमान खान अगर तकदीर लिखते हैं तो नरेंद्र मोदी को मुबारक हो। इसलिए सलमान खान हीरो तो अच्छा हो सके, लेकिन लाइफ में जो उनके साथ प्रॉब्लम है वो तो अपनी तकदीर बदल नहीं सके। अभी कई तलवारें उनके गर्दन पे लटक रही है। तो ऐसे लोग जब तकदीर लिखने की बात करते हों तो नरेंद्र मोदी को तो मुबारक हो, ऐसे लोगों से तकदीर लिखवाते रहना चाहिए। सलमान ने मोदी को गुड मैन कहा है। यदि अंग्रेजी भाषा में से लें तो गुड के बाद बेटर और उसके बाद बेस्ट आता है। खुशी देखकर और भी अच्छा लगा। तो अब सलमान बेटर और बेस्ट की कैटेगरी में किसे चुनते हैं, इसके लिए शायद दिल्ली में उनके द्वारा अपनी फिल्म के प्रमोशन करने का इंतजार करना पड़ सकता है। पॉलिटिकल डेस्क, एसएमबीसी इनसाइट। तो आज सलमान खान और नरेंद्र मोदी एक साथ थे, पतंग उड़ाई और सलमान खान ने नरेंद्र मोदी को गुड मैन भी कहा और ये भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी की तकदीर में हो वो उन्हें मिले। मगर यहाँ पर जेडीयू नेता साबिर अली ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर सलमान खान स्क्रिप्ट पढ़ने आए थे, डायरेक्टर ने जो उन्हें पेमेंट दी उन्होंने पेमेंट ली, स्क्रिप्ट पढ़ी और चले गए। लिहाजा लग तो ये नहीं रहा था कि यहाँ पर वो स्क्रिप्ट पढ़ने आए हैं। मगर यहाँ पर जो साबिर अली ने कहा उसका जवाब हम जानना चाहेंगे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह जी से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका गिरिराज जी एसएमबीसी इनसाइट पर। गिरिराज जी, जिस तरीके से आज मुलाकात हुई दोनों की, सलमान खान वहां पर पतंग उड़ाने पहुंचे, नरेंद्र मोदी के साथ पतंग वगैरह उड़ाई और साबिर अली साहब कहते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर थे नरेंद्र मोदी और सलमान खान ने वहां पर एक्टिंग करने गए, स्क्रिप्ट पढ़ने गए। क्या लगता है आपको? ये जदयू ने इनको प्रवक्ता बनाया है जी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये साबिर अली इतने बड़े भविष्य वक्ता हैं या उस साजिश के हिस्सा हैं। जिस दिन पटना में नरेंद्र मोदी की रैली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, उसके एक दिन पहले इन्होंने कहा था कि वो हुंकार रैली नहीं चित्कार रैली होगा। और उसके बाद इन्होंने खुद ही कहा कि ये साजिश, उन्होंने कहा कि ये इन लोगों की नहीं है। तो साबिर अली एक बहुत बड़ी षड्यंत्र करता है। नीतीश कुमार उनको अभी तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के रूप में रखा है और नरेंद्र मोदी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। उन्होंने अपने गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते उसने कहा अपीजमेंट फॉर नन, डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर कोई मुसलमान ही कलाकार हो, सलमान खान, अगर वो तारीफ करता है तो देह में खुजली क्यों बढ़ने लगी जदयू के नेताओं को? जी, यहाँ पर मायने लगाए जा रहे हैं कि सलमान खान वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन भी किया और वहां पर साथ में नरेंद्र मोदी को गुड मैन कहा और उन्होंने ये भी कहा कि बेस्ट मैन पीएम बने। तो यहाँ पर उन्होंने बेस्ट मैन क्यों नहीं कहा नरेंद्र मोदी को? बेस्ट मैन, गुड मैन, ये सब लगाते रहे साबिर अली अर्थ। आज देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, जो स्पष्टवादिता हो, जो स्पष्ट कहे, जो अपीजमेंट की चर्चा न करे, तो स्वाभाविक है कि जो इन नीतियों को चाहने वाले लोग हैं उनको तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पर मतलब आपके कहने का मतलब है जिस तरीके से आज ये मुलाकात हुई सलमान खान और नरेंद्र मोदी की, उसके बाद राशिद अल्वी की भी यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई। राशिद अल्वी ने कहा कि सलमान खान ने उन्हें गुड मैन तो कह दिया, सलमान खान गुड मैन कह सकते हैं, मगर एक बार अहमदाबाद जाएं और वहां जाकर देखें कि वहां पर क्या स्थिति है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग ये बताएं कि देश में अब तक कितने दंगे हुए, और जो लोग गुजरात के दंगे की चर्चा करते हैं उनमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो गोधरा रेल कांड की भी चर्चा करें। जी गिरिराज जी। तो देश के अंदर
गुजरात में 2002 के पहले कितने दंगे हुए उसकी भी चर्चा करें, और उस समय उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन था इसकी भी चर्चा करें। इसकी भी चर्चा करनी चाहिए कि जिस समय श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी ने कहा था जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो धमाके होते हैं, ये चर्चा करनी चाहिए। ये लोग समाज में विष बोने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, और यहाँ के मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझने का काम किया। इनको तकलीफ होती है अगर कोई मुसलमान देश का नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दे तो इनके देह में खुजली होने लगता है। मतलब आपके मुताबिक गिरिराज जी यहाँ पर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए यहाँ पर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि सलमान खान ने उनका यहाँ पर प्रमोशन किया है। इससे पहले लता मंगेशकर भी कह चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा गिरिराज जी, यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है, मीडिया में नरेंद्र मोदी को जगह नहीं मिल रही है, शायद इसीलिए मीडिया में आने के लिए उन्होंने इस बार सलमान खान को यहाँ पर बुलाया। जो लोग कहते हैं उनसे पूछिए, मीडिया में जगह हो या ना हो, भारत के दिलों में नरेंद्र मोदी को इतना जगह मिल गया है कि खुजली तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, और आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के जो रिश्ते हैं अब देश के सामने आ रहा है। दिल्ली में तो एक बार काठ की घड़ा बार बार नहीं चढ़ता। जो कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था, उस आक्रोश को रोकने के लिए तमाम दुनिया के लोगों से लेके अमेरिका से लेके पाकिस्तान से लेके कांग्रेस के लोगों ने साजिश रच के कांग्रेस के विरुद्ध के वोटों को रोकने के लिए आपको आगे बढ़ाया। जी चलिए गिरिराज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सलमान खान और नरेंद्र मोदी साथ थे और इसके चलते सियासी गलियारों का बाजार गर्म था। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि यहाँ पर चर्चा में आने के लिए इस तरीके से नरेंद्र मोदी आज सलमान खान को बुलाया। दूसरी तरफ जदयू ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टर यहाँ पर मोदी थे और सलमान खान को यहाँ पर पैसे दिए गए, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी। और यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से अगर कोई मुस्लिम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देता है तो उन्हें चुप जाती है कांग्रेस को, और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने ही खड़ा किया है नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए लोकसभा चुनाव में 2014 में। तो फिलहाल अब बात करेंगे यूपी की। तो यूपी में लगातार यूपी की चर्चाएं लगातार होती रही हैं, कभी सफाई महोत्सव को लेकर, कभी मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर, मगर एक और बेरहम चेहरा यूपी से सामने आया है, वो है पुलिस का। वो हम दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जी हाँ, पुलिस से हम अपनी रक्षा की उम्मीद करते हैं, और हमें अगर कोई दिक्कत हो तो हम सबसे पहले पुलिस के पास ही जाते हैं। क्या कभी आपने देखी ऐसी पुलिस जो महिलाओं को बेरहमी से पीट रही हो, उन्हें लातों से मार रही हो, उन पर डंडे बरसा रही हो? जी हाँ, ऐसी पुलिस अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार यूपी चले जाएं। यूपी का बाजार हमेशा गर्म रहता है। अगर सफाई महोत्सव को मीडिया ने दिखाया और मुजफ्फरनगर दंगों को मिलाकर दिखाया, तब अखिलेश सरकार मीडिया पर भड़के। उनके कोई मंत्री बेतुका बयान देते हैं, तब अखिलेश सरकार मीडिया पर भड़के। और अब एक पुलिस का बेरहम चेहरा यूपी से सामने आया है, जहां पर फिरोजाबाद में अपने परिजनों की मृत्यु के बाद महिलाएं वहां पर रोड पर जाम करके प्रदर्शन कर रही थी। क्या इस लोकतंत्र में प्रदर्शन करना बेकार है? क्या इस लोकतंत्र में प्रदर्शन नहीं किया जा सकता? ऐसा ही बेरहम चेहरा देखने को मिला यूपी पुलिस का, जहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, गालियां दी गई, उन्हें लाठी और डंडों से पीटा गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सेना रोड पे हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसके कुछ थाने में दोनों व्यक्ति एक संग दोनों पकड़े गए और ट्रैक्टर छूट गया। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि ऐसे एक्सीडेंट ये कोई नहीं हुआ है। समाजवादी ने मोहर लगा दी और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, बॉडी भेज दी। तो इस वजह से आपने जाम लगाया हमने। क्या मांगे आपकी? क्या इंसाफ सुनवाई नहीं हो रही? कोई भी ये बताओ, क्यों लग रहे हैं? दो व्यक्ति पकड़े गए, एक मौके बाद डेड हो गई, एक ने एक्सीडेंट किया वो भी पकड़ा गया, और एक भर्ती है जो ट्रैक्टर वाला, वो बयान दे रहा है कि गलती ट्रैक्टर वाले की थी। वो भी पुलिस प्रशासन बेकार है। प्रशासन कह रहा है कि कोई गलती
दरअसल सोमवार देर शाम को फिरोजाबाद के थाना मरसेना के पास एक ट्रैक्टर और टेम्पो में भिड़ंत हो गई और उसके बाद 2 लोगों की मौत और 8 लोग घायल हुए। हादसे के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां गुस्साए परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सत्ताधारी समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता के कहने पर मामले को दबाने की कोशिश की है। ये पहली बार नहीं है जब इंसानियत को शर्मसार करने वाले यूपी पुलिस का ये चेहरा सामने आया है। सूबे में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। यहां तक कि खुद राज्य के नए डीजीपी रिजवान अहमद ये हिदायत दे चुके हैं कि पुलिस आम लोगों के साथ अच्छे रवैये से पेश आए। डीजीपी का कहना है कि सभी अफसर और पुलिसकर्मी खुद को पीड़ित की जगह रखकर सोचें और संवेदनशील बने। लेकिन फिरोजाबाद में जो महिलाओं के साथ हुआ उससे कहीं से नहीं लगता कि पुलिस वालों पर डीजीपी साहब की बात का असर हुआ है। कार्यभार संभालते वक्त डीजीपी रिजवान अहमद ने यह भी कहा था कि अगर पुलिस वालों के खिलाफ जनता से दुर्व्यवहार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में अहम सवाल ये है, आला अधिकारी ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अपराध पर लगाम लगाने में तो नाकाम हैं, लेकिन बेकसूरों पर जुर्म ढाने में किसी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, SMBC इनसाइट। तो जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे वही तस्वीरें हैं यूपी पुलिस का असली चेहरा। एक तरफ सरकार है जिससे मुजफ्फरनगर दंगों में पीड़ितों की चिंता नहीं, दूसरी तरफ सैफई में जश्न मनाया जाता है, तीसरी तरफ उनके मंत्री विदेशी टूर पर गए हुए हैं और चौथी तरफ एक और नज़ारा देखने को मिला फिरोजाबाद में यूपी पुलिस के गुंडाराज का। नेता तो गुंडागर्दी करते देखे थे मगर इस बार पुलिस भी ऐसी गुंडागर्दी करती दिखाई दी यूपी पुलिस जिससे पूरी पुलिस को शर्मसार कर दिया है। पूरी पुलिस आलाकमान पर यहाँ पर सवाल उठे हैं। इस खबर पर रिएक्शंस आए, काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई। महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने क्या कुछ कहा, शोभा ओझा ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, महिलाएं चाहे माइनॉरिटी की हों या जनरल कास्ट की हों या ST SC की हों, मेरा मानना ये है कि ये जो बर्बरता का एक पुलिस ने अपना हिसाब बना लिया है कि, और ख़ास तौर से मैं देख रही हूँ कि यूपी पुलिस किसी की नहीं सुनती और बेशर्मी की हद कर दी है यूपी पुलिस ने। मेरा मानना इसमें यह है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन इन पे लेना चाहिए। पुलिस कमिश्नर जो वहाँ है मिस्टर सिंह, उन्होंने पिछले दिनों 4-5 महीने पहले बहुत बड़ा एक पुलिस सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम किया। मैं गई, करीब 2-2.5 हज़ार की भीड़ उसमें इकट्ठी हुई। बावजूद उसके पुलिस का और गवर्नमेंट का सेंसिटिव नहीं होना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और जिस तरह से महिलाओं को मारा है, इस बर्बरता से मारा है, मैं सोचती हूँ जो ड्यूटी पे पुलिस कर्मी थे और जो SHO वगैरह हैं जिनकी एक जिम्मेदारी बनती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन लोग के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग कोई नोटिस वगैरह देना? बिल्कुल, मैं कल नोटिस भेजूंगी और कारण का पता करूंगी। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करना, धरना देना, ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रोसीजर में आता है कि अगर हमारी कोई बात नहीं मान रहे तो हम इस तरह के प्रदर्शन करके अपनी बात सरकार से मनवाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इनको कंट्रोल करने के बहुत साधन हैं, लेकिन मारना और इतनी बर्बरता से मारना ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ज़रूर हम लोग कोई ना कोई कार्रवाई करें। देखिए, फिरोजाबाद में सबने देखा किस बुरी तरह से बेरहमी के साथ महिलाओं को पीटा गया जो अपने इंसाफ की मांग कर रही थी। तो ये दिखाता है कि पुलिस कितनी असंवेदनशील हो चुकी, सरकार कितनी असंवेदनशील हो चुकी है महिला को लेके, महिला इश्यूज को लेके। और महिलाओं के साथ अत्याचार अगर पुलिस करे, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिर आशा किससे रखेंगी इस देश की महिलाएं। तो निश्चित ही जो भी पुलिस वालों ने ये किया उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए सरकार को और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो महिलाएं मांग कर रही थी, जो उनके रिश्तेदार को जिंदा जलाया गया था, उन पे भी तहकीकात होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल फेलियर है। और एक युवा, अखिलेश जी खुद एक युवा हैं और एक युवा सोच के साथ आए थे। उत्तर प्रदेश की जनता को काफी आशाएं थी, पर जब करनी उनकी और थी और कथनी आज दिख रही है, तो निश्चित ही
ऐसे में अखिलेश सरकार को जागरूक होना पड़ेगा और उन सब पुलिस वालों को दंडित करना पड़ेगा जिन्होंने ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और वहां पे अराजकता का राज है। वहां जिस तरह से कल रात को एक भिड़ंत से टेम्पो और उसके ट्रक की, उसमें एक मजदूर की हत्या हो गई, मजदूर की मौत हो गई और कई घायल हो गए। और जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है, उसको ड्राइवर को और तमाम लोगों को छोड़ दिया। ये रसूलपुर थाने में की जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने किस तरह से लोगों पर लाठी बरसाई और वो तमाम वो लोग जो घायलों के या उस मृत परिवार के जो संबंधी थे, खासकर महिलाओं के ऊपर इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है, वो बहुत ही शर्मिंदगी से भरा है। और उत्तर प्रदेश सरकार को सही माने में इस मामले में उनको पूरी मलामत करनी चाहिए कि वो कानून व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उनके नाम कानून व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यूपी सरकार को चाहे कितनी भी आलोचनाएं मिले, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि पहले देखने को मिला सैफई और मुजफ्फरनगर को लेकर, उल्टे अखिलेश सरकार मीडिया पर ही बरस पड़े। 2 साल पहले यूपी की जनता ने अखिलेश और सपा सरकार को मैंडेट इसलिए दिया था कि वो जनता का विकास करें, यूपी का विकास करें, युवाओं के बारे में सोचें, पीड़ितों के बारे में सोचें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया अखिलेश की सपा सरकार ने। फिलहाल यहां पर सरकार को देखना होगा, इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का यह मामला यूपी सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। तो फिलहाल हम यहीं रुक रहे हैं, मगर देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए SMBC इनसाइड। नमस्कार।